गुड मॉर्निंग बच्चों आज की कक्षा में हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं का जो विज्ञान का बोर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी एक मास्टर क्लास ये रहेगी। इसमें मैं उन प्रश्नों के ऊपर बात करूंगा जो अक्सर बोर्ड के पेपरों में आते रहते हैं, यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्लास होने जा रही है। अगर आप ये सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लोगे तो आप मेरी गारंटी है कि आप इस पेपर में ज़रूर पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएँगे। तो इस पे बात करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये चैनल आपके लिए है और आपका ही है। तो इसमें उन प्रश्नों के ऊपर बात है ये हाई यील्ड वाल्ट, यानी इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड की परीक्षा में बार-बार आते रहते हैं। तो उसमें जैसे रसायन विज्ञान के 20 अंक के प्रश्न आते हैं, जीव विज्ञान के 18 अंक के प्रश्न आते हैं और भौतिक विज्ञान के 20 अंक के, और 2 अंक हमारे पास पर्यावरण पाठ है जो उसमें से आ जाते हैं बच्चों। और ये इस तरह के प्रश्न आएँगे, 15 प्रश्न जो हैं 1-1 अंक के आएँगे आपके पास, और 2 अंक के 6 प्रश्न आएँगे 12 नंबर के, और 3 नंबर के 6 प्रश्न आएँगे 18 अंक के हो जाएँगे, और 5 अंक के 3 प्रश्न 15 नंबर के आएँगे। फिर उसके बाद हम बाद में बात करते हैं जैसे आगे, तो इसमें जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें जो टॉपर की सीक्रेट्स होती है ना, वो आपको बताता हूँ मैं। अग जो जिनके कम नंबर आते हैं, तो वो तो इस तरह से लिखते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वो हेडिंग बनाते हैं, हेडिंग ज़रूर बनानी चाहिए। हेडिंग बनाओ और उसका आंसर लिखो, हेडिंग बनाओ उसका आंसर लिखो, तो इससे जब पेपर चेक करते हैं तो उसको आसानी से पता लग जाता है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है पेपर में। और हाँ, जब भी हम उत्तर देते हैं, जैसे रसायन विज्ञान में उत्तर देते हैं, तो हमेशा जो समीकरण लिखनी है, वो हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। यानी संतुलित समीकरण लिखें, और उसमें हमें स्टेट्स या अवस्थाएँ भी लिखें। जैसे एक्वस है, वो गैसीय अवस्था में है, सॉलिड में है या लिक्विड में है, तो ये भी लिखें। और अभिक्रिया के प्रकार को एक डिब्बे में हाइलाइट करें, यानी वो अभिक्रिया किस प्रकार की है। और भौतिक विज्ञान में जब हम करते हैं तो फॉर्मूला स्पष्ट रूप से लिखें जब भी हम काम करते हैं। और हाँ, इकाई ज़रूर लिखें, जैसे मीटर लिखें, सेंटीमीटर या डॉपलर या केल्विन, जो भी है वो ज़रूर लिखें। और नरीकरण में स्टेप बाय स्टेप हल करें, यानी न्यूमेरिकल जो होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, सवाल आते हैं जो, उनको भी पूरे स्टेप ज़रूर करें बच्चों। और हाँ, ये जो मॉडल टेस्ट पर पेपर है बच्चों, ये भिवानी बोर्ड के सबसे महत्वपूर्ण और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये ज़रूर आप देखें, समझें, अच्छे से याद कर लें। सबसे पहला प्रश्न आता है, जैसे उत्तल और अवतल दर्पण के बीच में क्या अंतर है? उत्तल और अवतल दर्पण के बीच में अंतर आ जाता है बच्चों, ये 3 नंबर में प्रश्न आता है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तल दर्पण जो होता है उसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल उत्तल दर्पण, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, यानी जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसमें सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये 2 बातें आपको ज़रूर याद रखनी हैं। और इसका उपयोग हम जो गाड़ियों के साइड के मिरर होते हैं, जिनसे हम पीछे की वस्तुओं को देखते हैं, उसको ये उत्तल दर्पण ही लगा होता है बच्चों। और अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसे अवतल और ऐसे अंदर। तो ये आप याद रखें। इसमें जो परावर्तक तल होता है वो अंदर की तरफ होता है। सतह अंदर की ओर वक्रित होती है। इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा प्रतिबिंब भी बनता है। और इसका उपयोग जो होता है बच्चों, अवतल दर्पण का उपयोग, जो हेडलाइट होती है, टॉर्च की हेडलाइट होती है, गाड़ियों की हेडलाइट होती है, वो बनाने के काम आते हैं, उनके परावर्तक बनाए जाते हैं अवतल दर्पण के। ठीक है? तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 3 नंबर में आता है, ये 1 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। फिर दर्पण सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र। तो 1/V + 1/U = 1/F आता है बच्चों दर्पण सूत्र में।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। एक आता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता है बच्चों। ठीक है, यही होता है। v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u बिंब की दूरी यानी वस्तु की लेंस से या दर्पण से दूरी, और f फोकस दूरी होती है। तो ये 1/v जमा 1/u बराबर 1/f, या 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये दर्पण सूत्र है, और लेंस सूत्र में आप माइनस लिखोगे। ठीक है। फिर एक बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। 1 नंबर में ये प्रश्न कई बार आ चुका है बच्चों, ये आप रट लें। 1.33 होता है, 1.33 जल का अपवर्तनांक होता है बच्चों। फिर उसके बाद नेक्स्ट पास क्वेश्चन चलते हैं। फिजिक्स का है, प्रकाश का जो पार्ट है उसमें से आता है ये न्यूमेरिकल है जैसे। ठीक है। जैसे 4 सेंटीमीटर साइज का एक बिंब है, बिंब का मतलब वस्तु है। 4 सेंटीमीटर साइज की एक वस्तु है, और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और जो अवतल दर्पण से वो 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। तो प्रतिबिंब की दूरी बताएं, साइज बताएं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बच्चों, u जो है -25 सेंटीमीटर है। u क्या है? -25 सेंटीमीटर। ये u जो है -25 होता है। दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण है ना, इसकी फोकस दूरी हमेशा माइनस में आती है। जब वस्तु जो है दर्पण से बाईं तरफ रखी जाती है तो वो माइनस लेंगे u -25 सेंटीमीटर, f 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है ये। तो फोकस दूरी भी हम माइनस लेंगे अवतल दर्पण की। ठीक है। और 4 सेंटीमीटर h है प्लस। तो आप दर्पण सूत्र लगाएंगे, 1/v जमा 1/u बराबर 1/f होता है। अभी हमने पीछे किया है दर्पण सूत्र। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, क्योंकि हमने v निकालना है बच्चों, इसलिए 1/v इधर किया और ये इधर ले गए। तो यहाँ से v जो आएगा सॉल्व करके, वो -37.5 आएगा। यहाँ 1/f की वैल्यू रखोगे 15, और u की वैल्यू रखोगे -25, और माइनस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो 1/15 जमा 1/25, जब इसको सोल्व करेंगे तो v आ जाएगा ये। अब v की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और आवर्धन हम जब निकालते हैं, आवर्धन यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी, तो -v/u होता है आवर्धन, और h डैश आ जाता है -v/u। -v ये है, और u 25 है। तो जब हम इसको 25 से डिवाइड करते हैं तो एक तरह से ये -6 सेंटीमीटर आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सॉल्व करना है। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, 3 नंबर में है ये भी। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नई कार्तिकेय चिन्ह परिपाटी, न्यूज कार्टिजन साइन कन्वेंशन, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप कर लें। इसमें क्या होता है, गोलीय दर्पणों की जो बिंब है वो हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं। बिंब का मतलब वस्तु दर्पण के बाईं ओर होती है। सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। ठीक है। और दर्पण में ध्रुव होता है, वहां से सभी दूरियां मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, और विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती हैं। यानी प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी दूरियां मापी जाती हैं वो धनात्मक, और बाकी सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आवेश होता है बच्चों, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये, और इधर ऐसे चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ऐसे। ठीक है। तो ये कह रहे कि चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, किधर इसके ऊपर बल लगेगा। तो यही है, चित्र में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल किस दिशा में होगा।
तो ये कागज़ के भीतर की ओर होगा बच्चों। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार कागज़ के भीतर होगा। कहाँ होगा? कागज़ के भीतर, ठीक है? यानी कागज़ के ऊपर से नीचे की तरफ होगा ये, ठीक है? तो कागज़ के भीतर ये आप याद रख लें, क्योंकि ये इधर दिशा में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब विद्युत धारा की दिशा इसके उल्टी होगी, ठीक है? और हमारा अंगूठा जो है बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, तो ये आप याद रखें, कागज़ के भीतर इसमें बल लगेगा। फिर आगे है प्रश्न इम्पोर्टेंट है ये भी, परिपथ में विद्युतमय तार लाइव तार होती है बच्चों, जिसमें एक करंट होता है, और उदासीन तार होती है जिसे न्यूट्रल वायर बोलते हैं। यानी एक तार में करंट होता है, इसे लाइव या विद्युतमय तार बोलेंगे, और एक उदासीन न्यूट्रल तार होती है। जब वो आपस में मिल जाती हैं तो क्या होता है? तो वो होता है बच्चों अतिभारण। अतिभारण या ओवरलोडिंग कहते हैं इसे, या इसे लघु पथन बोलते हैं, ठीक है? फिर है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? स्वच्छ आकाश यानी आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये हमेशा बच्चे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये बच्चे गलत कर देते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, तो ये अच्छे से आप याद कर लें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसे परावर्तित होता है? तो ये है, यानी तार की अगर हम मोटाई बढ़ा दें या घटा दें तो उसके प्रतिरोध पे क्या असर पड़ता है? तो यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/a। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी तार की मोटाई। तो जैसे ही एरिया बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, यानी रेजिस्टेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये आप ये अच्छे से याद रखें। फिर है विद्युत संचारण के लिए हम तांबे की या कॉपर की और एल्युमिनियम की तारें ही क्यों उपयोग में लाते हैं? क्योंकि ये विद्युत की अच्छी सुचालक होती हैं, इनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इससे ऊर्जा की हानि कम होती है। तो इसलिए जितनी भी तारें होती हैं ना घरों में, बिजली की फिटिंग के अंदर तो जो तारें होती हैं वो तांबे की या कॉपर की होती हैं, और जो खंभों पे पोल्स पे इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर जो तारें होती हैं वो एल्युमिनियम की बनी होती हैं। तो वो इसलिए हैं क्योंकि वो अच्छी चालक होती हैं, गुड कंडक्टर होती हैं, और उनकी प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। और जब बिजली एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना, विद्युत धारा या करंट, तो ऊर्जा की हानि बहुत कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब हम रसायन विज्ञान के ऊपर बात कर रहे हैं, ये भी हैं। देखिए कौन सी गैस खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता को रोकती है? विकृत गंधिता या रेनसीडिटी होती है बच्चों, जब भोजन पैकेट वाला भोजन खराब हो जाता है उसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो उसे रोकने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। कौन सी गैस भरते हैं बच्चों? नाइट्रोजन गैस। फिर है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वियोजन अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर होता है ये, इसको जब हम ऊष्मा यानी गर्मी देते हैं, गर्म करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO चूने में और CO2 गैस, यानी एक उत्पाद जब दो उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडा, वाशिंग सोडा भी बोलते हैं इसे, का रासायनिक सूत्र और दो उपयोग लिखें, 2 नंबर में है ये। तो धावन सोडे का सूत्र होता है बच्चे Na2CO3 10H2O, ये याद कर लें, Na2CO3 10H2O 10H2O। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में किया जाता है। कांच साफ करने में, साबुन बनाने में, कागज उद्योग में, और घरों में साफ सफाई के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है?
तो ये धावन सोडा होता है, जिसे हम सरफ भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल और क्षारक के बारे में है ये। अब ये देखिए, अम्ल जो होते हैं बच्चों, 7 पे तो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन, और 7 से जितना नीचे जाएगा तो वो उतना ज़्यादा अम्ल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 1 नंबर का अम्ल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 0 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और जो 7 से बड़ी वैल्यू होगी 14 पे जाके ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्षार होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है बातें। फिर है 3 अम्ल हैं ए, बी, सी, 3 ए, बी, सी हैं, जिसका पीएच मान है 0, 7, 14। अब एक तो 0 पे पड़ा है, एक 7 पे है, एक 14 पे है, तो 0 वाला बहुत ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 वाला उदासीन होगा, 14 वाला क्षारीय होगा। तो यही है, उदासीन है 7 वाला। तो इसमें कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है? तो उदासीन जो है जिसका पीएच मान 7 है, प्रबल क्षारीय वो है जिसका मान 14 है, और प्रबल अम्लीय है जिसका मान 0 है पीएच का। तो ये आपने याद रखना है। 3 नंबर में ये प्रश्न था बच्चों। फिर आ जाता है 3 नंबर का, और धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, जांच कैसे करोगे? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बच्चों। जब भी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न आता रहता है पेपर में। जब भी धातु या अधातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे जिंक के ऊपर जब H2SO4 अम्ल डाला तो ZnSO4 और H2 गैस बनती है। तो इसकी जांच कैसे करोगे कि गैस के पास एक जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर वह पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो ये ही हमें बताती है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप अच्छे से याद कर लें बच्चों। वीडियो बार बार देखें जब तक आपके प्रश्न याद नहीं हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया लिखिए। तो संतुलित अभिक्रिया करने के लिए आप इन अभिक्रियाओं को तो कम से कम रट लें, याद कर लें, लिख लिख के देखें। भाप के साथ आयरन, आपके पास केवल ये आएगा कि भाप के साथ आयरन या लोहे की अभिक्रिया। तो जब लोहे की भाप के साथ, लोहा होता है Fe और H2O गैस, भाप होती है H2O का पानी का गैस, G गैस। ठीक है, तो 3 Fe प्लस 4 H2O गैस, तो Fe3O4 सॉलिड। Fe3O4 ये जंग होता है बच्चों, फेरस ऑक्साइड होता है सॉलिड फॉर्म में, और 2H2 गैस और 4H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये अच्छे से याद कर लें आप। फिर है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया। तो क्या होता है, कैल्शियम जब H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और H2 गैस बनती है बच्चों। ठीक है, फिर जल के साथ अभिक्रिया, ये 2 है ना, ये भी सब संतुलित अभिक्रिया क्या है इसने, तो संतुलित करके ही लिखनी है आपने। जल के साथ पोटासियम की अभिक्रिया, तो के होता है पोटासियम, तो 2K सॉलिड फॉर्म में होता है ये, प्लस 2H2O लिक्विड फॉर्म में होता है पानी, तो 2KOH एक्वस। ठीक है, ये पेस्ट बन जाता है, और H2 गैस बनती है और ऊष्मा बनती है, हीट निकलती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो ये आप कर लें, अच्छे से लिख के देख लें, याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाने पर उत्पाद का रंग कैसा बनता है? जब भी हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर यानी तांबे के ऊपर डालता है, तांबे के कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो नीला और हरे रंग का, नीला हरित, ब्लू ग्रीन उत्पाद बनता है बच्चों। कैसे रंग का बनता है? नीला हरा रंग का। ठीक है, फिर है दूसरा प्रश्न है जैसे आपके पास, ये तो यही प्रश्न था। फिर दूसरा है जिप्सम में क्रिस्टलन के जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है बच्चों। जिप्सम में 2 होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होती है, 1/2 होती है। तो ये है 2। इसका आंसर है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका जिप्सम का नाम होता है। और इसमें 2 हाइड्रोजन के अणु होते हैं, यानी 2 जल के अणु होते हैं, 2। फिर उसके बाद है हाइड्रोजन गैस खालिस्तान के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है।
तो ये नाइट्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजन गैस जब मिलती है तो अमोनिया गैस बनती है बच्चों। N2 नाइट्रोजन के साथ मिलके बनाती है। फिर है क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद और उपयोग। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में जो है बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। तो इसमें धातुओं से ग्रीस हटाने के काम आता है ये। यानी जब धातुओं पे ग्रीस वगैरह लगा होता है ना, जैसे बाइक के गाड़ियों के पुर्जों पे ग्रीस लगा होता है, तो उनको साफ करने में NaOH का उपयोग कर लेते हैं। क्लोरीन गैस भी बनती है इसमें क्लोर क्षार अभिक्रिया में, तो ये इसमें जल को साफ करने में इसका उपयोग करते हैं। फिर H2 गैस बनती है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये क्लोर क्षार अभिक्रिया है, यानी क्लोरीन की जब क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है, H2 हाइड्रोजन गैस भी बनती है, पानी बनता है। तो ये आपके पास अभिक्रिया होती है, ये इसके उपयोग इसने पूछा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। धातु निष्कर्षण वाले पाठ में से है ये, खनिज और अयस्क में अंतर लिखें। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खनिज और अयस्क में अंतर। तो खनिज जो होते हैं प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला तत्व है, यौगिक है खनिज। अयस्क वे खनिज है जिनसे धातु को आसानी से कम खर्चे पे निकाला जा सकता है। यानी खनिज तो पहाड़ों में से लेके आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गंदगी भी होती है, उसमें से धातु निकालना बहुत महंगा होता है। तो इसलिए खनिज में से पहले अयस्क निकाले जाते हैं बच्चों, और अयस्क से धातु को आसानी से और कम खर्चे पे निकाला जा सकता है। तो सभी अयस्क खनिज हैं, पर सभी खनिज अयस्क नहीं हैं। तो ये 3 नंबर में प्रश्न आ जाता है, तो ये आपने याद कर लेना है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं तो बोलूँगा इसको प्रश्न को, क्योंकि इसमें से 2-2 नंबर में ये आ जाते हैं प्रश्न। भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो ये मध्यम अभिक्रिया धातुओं के निष्कर्षण को स्पष्ट कीजिए। यानी मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो, उनसे हम धातु कैसे निकालते हैं। तो सल्फाइड अयस्क होते हैं जो जिन धातुओं के सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। सल्फाइड अयस्क को धातु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। ये याद कर लें, भर्जन रोस्टिंग क्या होती है। सल्फाइड और उसको सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। तो कुछ धातुएं जिनके सल्फाइड अयस्क होते हैं उनको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, भर्जन विधि द्वारा उनको निकालते हैं। फिर जो कार्बोनेट अयस्क होते हैं, कुछ धातुएं कार्बोनेट अयस्क के रूप में होती हैं, उनको सीमित वायु यानी कम वायु की मात्रा में गर्म करते हैं, जिसे निस्तापन या कैल्सिनेशन कहते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड मिल जाते हैं। फिर जो धातु ऑक्साइड होते हैं, कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके ऑक्साइड को धातु में अपचयित कर लिया जाता है। तो ये 3 स्टेप हैं। यानी पहले सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन कहेंगे, भर्जन से उसको ऑक्साइड में बदलेंगे। या कार्बोनेट एसिड को सीमित वायु में गर्म करेंगे, उसे निस्तापन कहते हैं। निस्तापन निस्तापन यानी वायु नहीं, वायु की अनुपस्थिति में कार्बोनेट को कैल्सिनेशन में कार्बोनेट को गर्म करते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और जब धातु ऑक्साइड मिल जाते हैं तो धातु ऑक्साइडों को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे हमें धातुएं मिल जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद कर लें सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान के कुछ प्रश्न हैं, ये समझ लें। वह कौन सा गुणसूत्र है जो लड़की को उसके पिता से विरासत में मिलता है। लड़की को तो जो एक्स गुणसूत्र होता है, पिता से एक्स और माता से एक्स मिलता है। लड़की को एक्स ही मिलता है, क्योंकि लड़की में सभी गुणसूत्र एक्स के होते हैं। अगर वो कहता है लड़के को, तो वो वाई हो जाता बच्चों, ठीक है। लड़के में एक्स और वाई होता है, लड़की में ओनली एक्स होते हैं सभी। तो ये आप याद रखें। फिर मानव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परिवहन कैसे होता है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस का परिवहन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। यानी ऑक्सीजन तो जाती है लाल रक्त कोशिकाओं में, हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके साथ, लेकिन
कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो घुलनशील होती है, उसके कारण वो प्लाज़्मा, रक्त में प्लाज़्मा होता है ना जो, उसमें घुलकर आ जाती है। तो ये आप याद रखें कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ आगे जाती है लाल रक्त कोशिकाओं में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है घुलनशील होती है और ये प्लाज्मा में घुल के आ जाती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी 2 नंबर का आ गया। तो यौन संचारित 4 रोगों के नाम लिखें। तो ये सिफिलिस है, सिफिलिस रोग होता है, ये भी हमें यौन संचरण के रोग होते हैं बच्चों। गोनोरिया रोग है, ये भी यौन संक्रमण रोग है। एचआईवी एड्स है, और वाट्स यानी मस्से भी हो जाते हैं कई बार। तो ये रोग जो होते हैं यौन संचारित रोग हैं, और इनको रोकने के लिए जो विधियाँ अपनाई जाती हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी आप अच्छे से याद कर लें। यौन संचारित रोगों की रोकथाम की विधियाँ, ये भी प्रश्न आप याद कर लेंगे अच्छे से अपनी बुक में से। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। ये कहता है कि धमनियाँ और शिराओं में अंतर। धमनियाँ और शिराओं, आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर होती है? धमनियाँ जो होती हैं बच्चों, वो हृदय से रक्त अंगों तक ले जाती हैं, और दीवारें इसकी मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, और ऑक्सीजन युक्त रक्त इसमें बहता है, और फुफ्फुस धमनी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला होता है। यानी धमनियाँ जो होती हैं हृदय से शरीर के सभी भागों तक ब्लड को, खून को ले जाती हैं जिसमें ऑक्सीजन होता है, और इसकी दीवारें मोटी होती हैं, लचीली होती हैं, और ये गहरी होती हैं बच्चों, अंदर अंदर होती हैं धमनियाँ। और शिराएँ जो होती हैं अंगों से रक्त हृदय तक लाती हैं, ये वापस लेके आती हैं अंगों से हृदय तक शिराएँ। इनकी दीवारें पतली होती हैं, इसमें वाल्व होते हैं, और इसमें विऑक्सीजनित रक्त होता है, यानी इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। और ये बाहर की तरफ जो हमें दिखाई देती हैं नसें, वो शिराएँ होती हैं, ये पतली होती हैं। फिर उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? पादपों में पत्तियों में बना भोजन फ्लोएम ऊतक द्वारा पौधों के अन्य भागों में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। इसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी जो पत्तियों में भोजन बनाया जाता है ना, तो वो फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम, फ्लोएम, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, ऐसे याद रखेंगे। और एक जाइलम होता है, जाइलम जैसे जल, उसमें जल का स्थानांतरण होता है। तो इन बातों से आप याद रखें, फ्लोएम से फूड जाता है, भोजन जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं, और ये एटीपी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब ये महत्वपूर्ण आरेख हैं, चित्र बनाने के लिए आते हैं, कई प्रश्नों के डायग्राम भी आते हैं। तो एक तो मानव मस्तिष्क का चित्र बना के देख लें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मानव मस्तिष्क का ये अग्रभाग आ जाता है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, और इसमें भी अनुमस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क सेरिबेलम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, ठीक है। सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला को स्पष्ट रूप से लेबल करना ना भूलें। यानी यहाँ पे जैसे मेडुला है ये, ठीक है, अनुमस्तिष्क है ये पीछे वाला, सेरिबेलम बोलते हैं, और सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क। तो इनके नाम जरूर लिखें बच्चों। तो ये चित्र बनाना सीख लें, और इसके क्या क्या काम होते हैं ये आप अच्छे से याद कर लें। और एक ये डायग्राम आता है पुष्प, यानी अनुप्रस्थ काट होती है ये फूल की, पुष्प की। चित्र द्वारा पुष्प के जनन अंगों को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पुंकेसर आपको दिखाना होता है, पुंकेसर ये होते हैं बच्चों, ये पुंकेसर हैं ये, ठीक है। तो इसके ऊपर पराग कोश होता है, पराग कोश होता है, और उसके ऊपर तंतु भी होते हैं, पराग कोश और तंतु होते हैं, पराग कण भी होते हैं। तो ये पुंकेसर का भाग है। और ये पूरा स्त्री केसर है बच्चों, स्त्री केसर में वर्तिकाग्र है ये, और ये पूरी वर्तिका है, ये बीच में नीचे अंडाशय है। तो इनको भी आपने नाम लिखने हैं, जैसे इसका नाम अंडाशय है, इसका वर्तिकाग्र,
ये ठीक है, ये पुंकेसर में क्या आ जाए देख आएगा बच्चों, प्राकोष आएगा, प्राकरण आएंगे। तो ये आप अच्छे से चित्र बनाएंगे और इसको देखेंगे, इसके विभिन्न भाग भी आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अब जो आप देखें, एक तो दर्पण सूत्र आपको अच्छे से याद आना चाहिए। दर्पण सूत्र हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और एक लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होता है बच्चों, किरण आरेख बनाने। किरण आरेख यानी जो आपके पास उत्तल लेंस और अवतल लेंस और उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के जो आपके पास छः जो चित्र हैं, किरण आरेख हैं कि वस्तु को हम कहाँ रखें, तो वो आपको बनाने आने चाहिए, इम्पोर्टेंट हैं। विद्युत के सिद्धांत आपको याद करने हैं। विद्युत के सिद्धांत कौन से हैं, एक तो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग हस्त अंगुष्ठ नियम। तो ये 3 जो नियम है पक्के कर लो, एक जरूर आता है। और रसायन विज्ञान में अभिक्रिया संतुलित करनी आनी चाहिए। धातु अधातु की अभिक्रियाएं और औद्योगिक प्रक्रम याद कर लें। धातुओं के अधातुओं के गुण, भौतिक गुण आते हैं, रासायनिक गुण आते हैं, उनकी अभिक्रियाएं आती हैं। ठीक है, और जीव विज्ञान में 5 अंक वाले डायग्राम है, ये मस्तिष्क का डायग्राम, पुष्प का डायग्राम, हृदय का डायग्राम, और इनकी बिंदुवार प्रैक्टिस कर लें बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई हैं। आगे भी हैं जैसे, तो आप ये तो बाकी बातें हैं बाद की। तो अब आप खुद पे विश्वास रखें बच्चों, अपने ऊपर पेपर में बैठें जब भी बहुत अच्छा सा विश्वास रखें। तो आपने ये टॉपर्स की रणनीति भी समझ ली है कि वो पॉइंट बना के लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिखते। और अभ्यास कर लें बच्चों, अभी आपके पास टाइम है एक दिन का। तो शांत रहें, जब भी पेपर करें शांत रहें, रणनीति पर टिके रहें और हर प्रश्न का डटकर सामना करें। यानी हर प्रश्न आपने अटेम्प्ट करना है, कोई भी प्रश्न ना छोड़ें। जो भी आपने कभी कुछ भी उसके बारे में सुना है वो ज़रूर लिखें उसके बारे में, और सफलता आपकी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर HBSC क्लास 10th साइंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। आशा है आप सभी अच्छे अंक लेके पास होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत बच्चों।